Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss our very important previous questions of 2021 Shift 1 Part 3. So in the previous sessions we have completed 2 parts. So today I'm going to start क्योंकि ये जो है आपका सिर्फ क्विक रिवीजन है प्रीवियस क्वेश्चंस का, तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन देने के बाद टाइम देती हूँ 30 सेकंड्स का कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आपको मैं आंसर बताती हूँ। तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है प्रीवियस क्वेश्चंस का एंड इट्स अ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। So question है हमारा, match the theory of leadership in column A and its focus in column B. So that means यहाँ पे आपको leadership theory दी है list 1 में, list 2 में इनकी कुछ characteristics दी हैं कि किस चीज पे ये theories focus करती हैं, तो आपको उसके according आंसर लगाना है। फर्स्ट है आपका contingency theory, transactional theory, transformational theory और servant theory। तो yes, your time starts now। Your time's up। तो देखते हैं क्या होगा इसका हमारा आंसर और ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है। देखिए कंटीजेंसी थ्योरी इसको मैंने पूरा डिटेल में यहाँ दिया है। कंटीजेंसी थ्योरी क्या है कि अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहें ना तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, दैट मींस जो लीडर होता है किसी भी काइंड को काम को करने का, जो एक लीडर क्वालिटीज होती है वो सिर्फ अकेले खुद अपने लेवल पे सक्सेस नहीं होता, सिर्फ अपनी एबिलिटीज के बेसिस पे सक्सेस नहीं होता। उसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो उसके काम इन्वायरमेंट है, वो किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, कैसी कंपनी है, क्या उसकी कंपनी का कल्चर है, क्या सर्कमस्टांसेस, एम्प्लॉयज उसे कितना सपोर्ट करते हैं, मैनेजर्स, दैट मींस के सब चीजों को मिला के तब जाके वो उस लीडरशिप क्वालिटी में हम ये कह सकते हैं वो सक्सेस होता है। उसकी सिर्फ अकेले की सक्सेस नहीं होती, उसकी सक्सेस के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या बात करती है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी ये बात करती है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका लीडर होता है उसका मेन फोकस होता है टास्क पे, गोल ओरिएंटेड होता है, रिलेशनशिप पे, एम्प्लॉयज पे उसका बहुत फोकस नहीं होता। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है, वो चाहता है कि जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे उसको ऑबे किया जाए। तो इसलिए इस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं? टेलिंग स्टाइल। दैट मींस हाई टास्क लो रिलेशनशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। दैट मींस के जो लीडर होगा वो चाहेगा कि जो वो उसने गोल बनाया है, जो उसको गोल अचीव करना है वो होना चाहिए। प्लस वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अकॉर्डिंग वो चीजें मैनेज करता है, ताकि एक जो विजन वो बनाता है वो ये बनाता है कि सबको गाइड करने के लिए, सबको गाइड करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस के थ्रू उनको इंस्पिरेट करेगा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा और अकॉर्डिंग टू नीड उसको चेंज भी करेगा, ताकि जो चीज उसने कमिट किया अपने ग्रुप में वो प्रॉब्लम ना हो। एक बहुत अच्छी अप्रोच लेके चलता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होता है इसके अंदर। फिर आता है आपका सर्वेंट थ्योरी। सर्वेंट थ्योरी बेसिकली क्या कहलाता है? ये जो लीडरशिप थ्योरी कहलाती है कि आपको पता होना चाहिए, आप डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह से आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या जरूरत है और उनको कैसे आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है, विच इज थर्ड ऑप्शन, इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ऑफ इंडिया? आपको बताना है कितनी टाइप की डिसेबिलिटीज लिस्टेड की गई थी अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ऑफ इंडिया। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो आंसर क्या होगा हमारा? 21। क्योंकि 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज जो थी वो 2016 के बिल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट की गई थी। जैसे कि आपके आता है ब्लाइंडनेस, लो विजन, सॉरी, leprosy cured person, hearing impairment, locomotor disability, dwarfism, intellectual disability, mental illness, autism, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस तरह से पूरी आपकी 21 है। इसके अंदर क्या हुआ? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज एंड पार्किंसंस डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम्स, इनको भी ऐड किया गया। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इनको भी डिसेबिलिटी में ऐड कर लिया गया है, तो इससे आपकी 21 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है। यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया है जो कि हम पढ़ते हैं ऑलरेडी अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे, और यहाँ पे उनकी मीनिंग दिए हैं। तो आपको मैच करना है प्रॉपर आंसर। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस, तो टाइम्स अप। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है आपका? इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पे आप नॉर्मल स्टूडेंट्स को डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे, वेयर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर टॉट अलोंग विद नॉर्मल वंस। स्पेशल एजुकेशन जहाँ पे बिल्कुल सेपरेट इंस्टीट्यूशन में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, और टॉट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जहाँ पर स्पेशल केयर के साथ डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाता है एक ही क्लास में। नॉर्मल एजुकेशन जहाँ पे जिन बच्चों के स्पेशल नीड की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। आपको 8 लिम्स ऑफ योगा के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो आपको पता होने चाहिए कौन से वो 8 लिम्स हैं योगा के। यस, तो ऑप्शंस आपको गिवन है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। तो क्या होगा हमारा? देखिए, 8 लिम्स ऑफ योगा दिया है। योगा में ध्यान जो होगा ना वो सबसे लास्ट आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान आपका सबसे लास्ट होता है। याम, न्यायाम, ये सब आपके फर्स्ट होते हैं। आसन, प्रत्याहार, प्रतिनायम, इस तरह से होता है पूरा। याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान जो होगा मेडिटेशन होगा, इसके बाद आता है एनलाइटमेंट, समाधि, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसना, पोस्चर। इनके सबके इंग्लिश मीनिंग्स भी लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक्स, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज। आपको बताना है ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीचिंग मीडिया है, या फिर ट्रेडिशनल मीडिया है? यस, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो क्या होगा आंसर हमारा? इंस्ट्रक्शनल मीडिया। ये सब इंस्ट्रक्शनल मीडिया है, बुक्स के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, सिनेमा भी, मतलब अगर हम ऑडियो विजुअल की विजुअल इसकी बात करते हैं तो इसके थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो है, ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के तरीके हैं, माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हमारा लिस्ट 1, ये भी इसमें आपको मैच करना है। यहाँ पे बुक्स दिए हैं, मैंने बताया था बुक्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको ऑथर दिए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैच करना है, बस इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो योर टाइम्स अप। आंसर क्या है हमारा? दैट मीन्स कर्मा योगा। कर्मा योगा की बात कौन करते हैं? कर्म की स्वामी विवेकानंद। वुमेन एंड इविल वुमेन, नोएन लॉर्डिंग्स ने इस बारे में बात की थी। एथिकल रिलीजन है हमारा एम के गांधी। सिंथेसिस ऑफ योगा की बात करते हैं औरोबिंदो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? नॉट। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आपका फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस, वेब नेटवर्क। बताइए क्या होगा आंसर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। आंसर क्या होगा? देखिए, कोई भी सिस्टम अप्रोच आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या गिवन है? इनपुट है, प्रोसेस है, फीडबैक। फीडबैक को आप आउटपुट कह सकते हैं, लेकिन वेब नेटवर्क की बात कहीं नहीं आ रही है। ठीक है, तो वेब नेटवर्क क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो वेब नेटवर्क इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम दैट टीचर्स कैन यूज टू डेवलप लेसन प्लान्स। एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम जहां पे टीचर्स क्या यूज कर रहे हैं? जहां पे टीचर्स क्या यूज कर डेवलप कर रहे हैं? लेसन प्लान्स को डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? विच इंटीग्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। दैट मीन्स के एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है जहाँ पे टीचर्स यूज करके उसको लेसन प्लान्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं। दैट मीन्स के वो अपनी टीचिंग में टेक्नोलॉजी और मीडिया दोनों का यूज कर रहे हैं। तो वो कौन सा मॉडल होगा? एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, या फिर सिंक्रोनस लर्निंग मॉडल? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, तो टाइम्स अप। आंसर होगा हमारा एश्योर मॉडल। एश्योर मॉडल क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है, एक ऐसी गाइडलाइन है जो टीचर को यूज करता है डेवलप करने के लिए लेसन प्लान्स। दैट मीन्स कि टीचर क्या यूज करेगी? टेक्नोलॉजी, मीडिया यूज करेगी अपने लेसन प्लान्स को डेवलप करने के लिए। जिससे क्या होगा?
प्लेस करेगा फोकस लर्नर्स का, और ओवरऑल जो आउटकम आएगा निकल के वो ऐसा आएगा कि बच्चे अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो एश्योर एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। और एश्योर के जो एक्रोनिम्स है वो क्या है? ए मींस एनालाइज, स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्ट स्ट्रेटजीज, यू मींस यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, R for requirement of learner participation, and E is evaluate and revise. So ये आपका एक मैंने शॉर्ट में आपको दे दिया श्योर का, श्योर मॉडल के बारे में। So नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what we want is progress, development, realization. No theory is ever made human being higher. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization that lies in ourselves and comes from thinking. Let's human being think is a statement of, ये बताना है कि ये statement किसकी दी हुई है? कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद? So your time starts now. यस, तो टाइम्स अप। आंसर इसका हमारा स्वामी विवेकानंद। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। आपको बताना है कौन से सही है कौन से गलत है। यस, तो स्टेटमेंट वन क्या कहता है हमें? टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टैंड अलोन। टीचर एजुकेशन आपको कहाँ प्रोवाइड की जानी चाहिए? सारे स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड करनी चाहिए टीचर अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एज इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी कंटेंट एज वेल एज पीडागोजी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स टीचर एजुकेशन में मिलने चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है टीचर एजुकेशन की। स्टेटमेंट टू क्या कहता है? रेगुलेटरी एफर्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, रेगुलेटरी बॉडी आर एबल to curb the malpractices and able to enforce basic standards for quality in teacher education. जो रेगुलेटरी एफर्ट्स हैं टीचर एजुकेशन में, रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, दैट मींस जितनी भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको खत्म किया जा सके और उसको एक अच्छी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। ये बात कह रहे हैं। तो बताना है आपको कि सही आंसर क्या है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो टाइम्स अप। आंसर होगा इसका हमारा फर्स्ट, विच इज बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है कि जो आपकी टीचर एजुकेशन है वो स्टैंड अलोन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि टीचर एजुकेशन में पीडागोजी का पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट्स का होना भी इंपॉर्टेंट है, कि ताकि टीचर्स अपने स्किल्स को एनहेंस कर सके। एक अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो बच्चों को उनको समझने में और उनको पढ़ाने में आसानी होगी। और जो रेगुलेटरी बॉडी की बात कही गई है कि माल प्रैक्टिसेस, दैट मींस बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ पैसे दे के डिग्री दे देते हैं, तो एटलीस्ट उन सबको खत्म होना चाहिए, ताकि आपकी जो टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो, इनहेंस हो, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन हो। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है कि कब कब ये जो है ये स्टैब्लिश हुई हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी अक्सर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज के बेसिस पे, या ऑटोनॉमस बॉडी कौन सी होती है, सन वगैरह सब अक्सर पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। देखिए, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये होता है आपका। तो इसमें फर्स्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट आता है बीएचयू, बीएचयू होता है 1916। फिर आता है आपका यूजीसी, यूजीसी था आपका 1956 अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं। एंड यस, देन था आपका एनसीईआरटी 1961, न्यूपा है 1962, एनसीटी आई थिंक 1973। यस, एक बार हम देख लेते हैं। यस, तो ये मैंने यहाँ पे भी गिवन किया, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर इसेंशियल कंसिडरेशंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए किन किन चीजों को आपको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है? आपको उनको सीक्वेंस में लगाना है। First, formulated intended learning outcomes, suggesting methods to accomplish intended outcomes, assessing of characteristics and needs of learners, analyzing issue, problem, need, identifying the important and relevant content. Yes, तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओ सॉरी, आंसर आ गया, मुझे तो इसमें वो बताना था, पोल देना था। चले खैर कोई बात नहीं। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है? एनालाइज करना, इशू को समझना, प्रॉब्लम को समझना, ये फर्स्ट होगा आपका।
जब आपने एनालाइज कर लिया, फिर आप नीड्स देखेंगे, लर्नर्स की नीड्स क्या होगी, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उनके लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट, फिर आप सजेस्ट करेंगे मेथड्स कि कैसे इंटेंडेड आउटकम्स आ सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर एज द सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी। पावर क्या एक सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी थी rather than thinking of society as held together by collective agreement concerning a cohesive set of cultural standards as functionals to the statement indicates towards which of the following theories। ये किस चीज को दर्शा रहा है, किस थ्योरी को बता रहा है, किस थ्योरी को इंडिकेट कर रहा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, थर्ड है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड फोर्थ इज सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर आपको देना है, 30 सेकेंड्स आपके पास हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो टाइम्स अप। आंसर है हमारा कन्फ्लिक्ट थ्योरी। पावर तो अपने आप में एक सोशल सेंट्रल फीचर होता है सोसाइटी का, लेकिन सोसाइटी के बारे में सोचना, कहीं ना कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंसर्न करते हैं अलग अलग कल्चरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। तो ये क्या होता है, जिसे कहते हैं हम कन्फ्लिक्ट थ्योरी, के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, कभी कल्चरल बेसिस पे, कभी सबके अलग अलग बिलीव्स पे। सो नेक्स्ट है हमारा, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स थ्री डिफरेंट फैक्टर्स। जो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस है वो तीन डिफरेंट फैक्टर्स को बताता है। फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, थर्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू, आपको बताना है ये जो थ्योरी इंटेलिजेंस की जो तीन फैक्टर्स बताती है वो कौन सी है। कार्ल रोजर्स, डेनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर या फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने तीन इंटेलिजेंस की बात की थी, विच इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये तीन इंटेलिजेंस की बात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने की थी। तो अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हो, मेरी इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज मोर ससेप्टेबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कौन सा करिकुलम है जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से? हायर एजुकेशन करिकुलम, स्कूल एजुकेशन करिकुलम, टीचर एजुकेशन करिकुलम या फिर वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो योर टाइम्स अप। आंसर होगा इसका हमारा स्कूल एजुकेशन करिकुलम। क्यों होगा? जितने भी करिकुला है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर से। एजुकेशन इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बोथ ओवर्टली एंड कोवर्टली बाय द पॉलिटिकल फैक्टर्स। Education can be used by the government and established to push for certain subjects and skills to be included in the curriculum। बहुत सारे subjects, बहुत सारे skills ऐसे include की जाती है curriculum में जो कहीं ना कहीं government के through use की जाती है। The curriculum is the vehicle whereby children are educated and socialized, therefore education may be viewed as brainwashing for both positive or negative reasons, but primarily to socialize people to fit into society। प्राइमरली हम एजुकेशन को किस लिए यूज करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंडिविजुअल हैं, वो एजुकेशन उनको इसलिए अचीव कराई जाती है। जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो सोशलाइज कर पाए, हमारी सोसाइटी में फिट हो सके। और इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो करिकुलम में कहीं ना कहीं एम्बेडेड होते हैं। सो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आंसर है आपका स्कूल एजुकेशन करिकुलम। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके 2016-17 में बहुत पूछे जाते थे। द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, आपको बताना है प्राइमरी बिलीफ क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एक्शन प्रीसीड्स इंट्यूशन, एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस और इंट्यूशन प्रीसीड्स एक्शन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, सो आंसर क्या होगा इसका? हमारा आंसर होगा हमारा एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, विच इज थर्ड ऑप्शन। क्यों होगा? देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म किसकी बात करता है? सेल्फ की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करता है। उसका क्या व्यू है कि जो ह्यूमन है वो अपना जिंदगी खुद अपनी मर्जी से जीना चाहेगा। क्या जिंदगी को किस तरह से जीना चाहेगा, उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना लॉजिक है कि वो किस तरह से इस यूनिवर्स में रहना चाहता है। ये बात कौन कहता है?
एग्जिस्टेंशलिज्म, क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल फ्री है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपनी खुद है और उसको खुद लेनी ही चाहिए कि वो उसे क्या डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो लेना चाहता है, कैसे वो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, ये उसकी अपनी पर्सनल फ्रीडम और उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो जो हम ये लाइन बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, दैट मींस मैन हिमसेल्फ विल क्रिएट हिज एसेंस, मतलब अपनी चॉइस वो खुद क्रिएट करता है कि कैसे उसको अपनी जिंदगी जीनी है और अपने एक्शंस को लेके वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। दैट मींस एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, दिस इज द आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए, और मैं इसके नेक्स्ट लेसन में इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।